हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सर एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम अपना पीपीएससी 112 का यूनिट का पार्ट 2 करने वाले हैं। मैंने पार्ट 1 आपको करा दिया था, जिसने भी नहीं देखा प्लीज़ वो जाके देख लेना। आज हम पार्ट 2 के अंदर इस पूरे चैप्टर को खत्म कर डालेंगे और फिर हम बीपीएससी 111 में जो भी चैप्टर पे हम चल रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो पार्ट 1 में मैंने आपको सामान्य ट्रेडिशन क्या होता है, समाना क्या होता है और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आज हम जितना भी हमारा टॉपिक बचा है इस टॉपिक के अंदर, इस पूरी मतलब यूनिट के अंदर उनको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है जी? आज मेरा थोड़ा-सा यार गले में दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे है, तो थोड़ा-सा आवाज़ को सँभाल लेना। पता नहीं यार मैं कुछ ठंडा भी नहीं खाती। अरे यार कल ही तो आइसक्रीम खा के आई हूँ। झूठ नहीं बोलते। कोई ना। दिक्कत है तो यार दिक्कत है, थोड़ा-सा सँभाल लेना गले को। पता नहीं यार अभी कोल्ड हुआ था, इतनी जल्दी गले में भी दिक्कत हो गई। मौसम चेंज होता हुआ मेरे ऊपर ही सारी चीज़ें आती हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना सामानिक ट्रेडिशन को। तो मैंने आपको सामानिक ट्रेडिशन के अंदर समानास क्या होता है और मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में और इसको हम एक ब्राह्मणिक ट्रेडिशन के अगेंस्ट एक रिएक्शन भी मानते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी। आज हम पॉलिटिकल थॉट जानेंगे कि जो बुद्धिज़्म है और जैनिज़्म है, इनके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, पॉलिटिक्स कैसे वर्क करनी चाहिए या इनके लिए मतलब पॉलिटिकल आइडियाज कौन कौन से, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। और कुछ लिमिटेशंस जानेंगे कि सामानिक ट्रेडिशन के अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं और रिएक्शन जानेंगे इसके टूवर्ड्स कौन कौन से रिएक्शन है। तो 3 टॉपिक है, ज़्यादा आज के लिए है नहीं वैसे। काफ़ी कुछ मैंने आपको पार्ट 1 में ही कवर करा दिया था, तो आज थोड़ा छोटा होने वाला है। तो भई स्टार्ट करते हैं हम अपना। कहाँ से स्टार्ट करना है? आज हमको पॉलिटिकल थॉट से पढ़ना है। तो पॉलिटिकल थॉट्स की अगर शुरुआत करते हैं कि सामानिक ट्रेडिशन मतलब जो सामानिक स्क्रिप्चर्स है, जो उनकी बुक्स है, जितना भी उनका टेक्स्ट वगैरह है, उनके अंदर क्या-क्या लिखा हुआ है पॉलिटिक्स के बारे में। सामानिक ट्रेडिशन जिसे जैन्स और बुद्धिज्म, इनके इस पिक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियाज मेंशन है। ये कुछ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में हमको बताते हैं। माना कि जो जैनिज्म है और बुद्धिज्म है वो निर्वाणा की बात करते हैं, वो स्पिरिचुअल के ऊपर बात करते हैं, है ना? लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में छोटा-मोटा दस के रखा है, मतलब बता के रखा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी। तो पहले हम जैन का पॉलिटिकल आइडिया का बात करते हैं। तो जैन का पॉलिटिकल आइडिया में पहला आता है आइडल किंग। आइडल किंग का मतलब जैनिज्म के अकॉर्डिंग आइडल किंग मतलब जो राजा होना चाहिए, मोरल होना चाहिए और काफ़ी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक है? उसका फ़ोकस होना चाहिए चैरिटी के ऊपर, लोगों के वेलफेयर के ऊपर और लोगों के हेल्थ के ऊपर, सॉरी लोगों की हेल्प करने के लिए, ना कि पावर के लिए, रूल करने के लिए। अगर राजा हो वो मोरल वैल्यूज़ उसके अंदर होनी चाहिए, उसका काम होना चाहिए चैरिटी का, लोगों को दान देना, लोगों को चैरिटी प्रोवाइड करना, लोगों का वेलफेयर करना, लोगों का उत्थान करना, ये सारा काम होना चाहिए राजा का, ना कि पावर के लिए उसे एक राजा बनना चाहिए। नॉन पॉलिटिकल इंस्टेंस मतलब जो चाइनीज था उनका पहले डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। वो पॉलिटिक्स के अंदर आना ही नहीं चाहते थे, मतलब इतना वो बात नहीं करते थे, वो हमेशा इंडिविजुअल के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात किया करते थे। ठीक है? तो जैन जो फिलोसफर है जैसे जीन सीना, वो बिलीव करते हैं कि स्टेट कहीं ना कहीं एक कॉस्ट होता है सफरिंग का, मतलब जो आज हम सफर कर रहे होते हैं, एक वॉर या फिर बाहर से कुछ भी हमारे ऊपर एक प्रेशर आता है, वो एक स्टेट की वजह से आता है। तो इसलिए किंग को भी ट्राई करना चाहिए कि जितना हो सके वो पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिक्स से, सत्ता से दूर ही रहे, मतलब जो पावर होती है इस सब से दूर रहे। ठीक है? तो इनका ये कहना है आप बस अपना इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करो, ये इनका कहना था। स्टेटक्राफ्ट माना कि कुछ जो हमारे जैनिज्म था इसका इतना इम्पोर्टेंस इन्होंने पॉलिटिक्स को नहीं दिया था, लेकिन कुछ थिंकर्स इनके अंदर कुछ मतलब जैन थिंकर थे जो इस सेट के ऊपर अपना राइटिंग लिखते हैं, जैसे हेमाचंद्रा अपनी योग शास्त्रा में लिखते हैं और सोमदेवा अपनी नीति वक्या मित्रा के अंदर लिखते हैं। वो रिकॉग्नाइज करते हैं पॉलिटिक्स को, लेकिन वो ये बोलते हैं कि देखो भाई पॉलिटिक्स जरूरी है, माना पॉलिटिक्स जरूरी है, लेकिन ये आपके ट्रू हैप्पीनेस का बात नहीं है। मतलब अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए रियल वाली, तो उसके लिए आपका रास्ता नहीं है।
तो ये कहना है किसका, जैन पॉलिटिकल आइडियाज का। मतलब जैनिस का पॉलिटिकल आइडियाज ये है कि एक राजा मॉरल होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए लोगों का भलाई करना, लोगों को चैरिटी प्रोवाइड करना, लोगों का हेल्प करना, ना कि पावर के लिए अपना पॉलिटिक्स में काम, मतलब पॉलिटिक्स में आना। इनिशियली हमको दिखा जो जेनिस था उनका कोई इतना मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं था पॉलिटिक्स के अंदर, वो पॉलिटिक्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की, निर्वाणा और मोक्ष की बात किया करते थे। उन्होंने बोला कि देखो भाई, जो पॉलिटिक्स होता है कहीं ना कहीं वो लोगों का सफरिंग का कारण होना होता है, तो इसलिए राजा को भी पॉलिटिक्स पावर से दूर रहना चाहिए। कुछ एक दो थिंकर्स है जो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को नेसेसरी मानते हैं, लेकिन बोलते हैं कि देखो भाई, ये एक सही रास्ता नहीं है अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, एक रियल वाली, ट्रू वाली। बुद्धिज्म का क्या कहना है, तो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में हम बात करते हैं, रिफॉर्मिस्ट विजन। बुद्धिज्म जैसे जैनिम्स था, कहीं ना कहीं ये दोनों ही रिएक्ट करते हैं किसके ऊपर, रिजिड रिचुअल्स के ऊपर, सोशल हायरार्की के ऊपर जो वैदिक सोसाइटी में थी। वेदा के अंदर जो वर्ना सिस्टम था, उसके कास्ट सिस्टम था, इनके ऊपर ये क्या करते थे, रिएक्ट करते थे या उसको क्रिटिसाइज करते थे। ये प्रोजेक्ट करते हैं कि जो राजा होता है वो एक रिस्पॉन्सिबल लीडर होते हैं, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी जनता की, पूरी सत्ता की, पूरी मतलब राज्य की। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक राजा को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी चाहिए, पूरा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जैसे एक अशोका किंग था जो प्रमोट करता था बुद्धिस्ट वैल्यू को गवर्नेंस के थ्रू। किंग एज अ प्रोटेक्टर, ये किंग को प्रोटेक्टर मानते हैं, मतलब किंग का काम है हमारा, हमको प्रोटेक्ट करना, हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करना, हमको जस्टिस देना, ये एक राजा का काम है, ना कि वो एक डिवाइन रूलर है, ना कि वो भगवान है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि देखो भाई, राजा होता है एक प्रोटेक्टर, वो लोगों को प्रोटेक्ट करता है, बाहरी अगर कोई हमला होगा तो आपको कोई और बचाने के लिए नहीं आएगा, आपका राजा ही आपको बचाएगा, वो उसकी ड्यूटी बनती है। रिपब्लिकन ट्रेंड, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उनके अंदर मेंशन है अर्ली रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। मतलब जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उनके अंदर पुरानी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में मेंशन है। यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता था वो कलेक्टिवली असेंबली लिया करती थी। ये दिखाती है एक डेमोक्रेटिक ट्रेंड को कि पहले असेंबली, मतलब एक रिपब्लिकन फॉर्म हमको गवर्नमेंट दिखता है जहां पर लोग इलेक्ट होके क्या करते थे, डिसीजन लिया करते थे, वो भी कलेक्टिवली। तो ये हमको एक डेमोक्रेसी की तरह दिखता है पुराने टाइम पे। अब इनका हम डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का बात करते हैं, मोनेस्टिक गवर्नेंस जिसको बोलते हैं। तो बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कम्युनिटी जो सांघावी हुआ करती थी, ये गवर्न होती थी डेमोक्रेटिकली, मतलब इसमें डेमोक्रेसी ही चलती थी। मॉन्क्स होते थे, उनका अपना रूल्स वगैरह होते थे जिसे वो फॉलो किया करते थे, जो विनय पिटका के अंदर मेंशन है। ठीक है। यहाँ पे जो डिसीजन लिया करते थे वो डिस्कशन और कंसेंसस के थ्रू लिया करते थे, मतलब हर किसी की राजी हुई होती थी, हर कोई मानता था, तभी एक डिसीजन लिया जाता था। ऐसा नहीं कि 50% लोग मना कर रहे हैं और 50% लोग हाँ कर रहे हैं तो वो कंसेंसस हो गया, नहीं भाई, सबकी हाँ होनी चाहिए, देन ही कोई डिसीजन लिया जाता था। इक्वलिटेरियन कल्चर, मतलब जो मॉन्क्स होते थे उनको इक्वली ट्रीट किया जाता था, यहाँ पे कोई स्टेटस या उसका बर्थ या वेल्थ मैटर नहीं करता था। इस सिस्टम के अंदर पूरा मतलब इस सिस्टम को चलाया जाता था, रिसेंबल किया जाता था छोटे छोटे रिपब्लिक्स के अंदर, ना कि एक बड़े मोनार्की के अंदर। मतलब कोई एक बड़ा राजा नहीं हुआ करता था, छोटे छोटे रिपब्लिक्स, मतलब एक पूरी कम्युनिटी हुआ करती थी मॉन्क्स की, और फिर यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनाए कर, मतलब उनको चलाया जाता था सिस्टम को। सांगा जहाँ पे रेगुलर मीटिंग हुआ करती थी, सभी मिलके हार्मनी तरीके से बात किया करते थे और फिर रूल को एस्टैब्लिश किया करते थे। तो ये जो गवर्नेंस था, जो इनका ये सिस्टम था गवर्नेंस का, ये दिखाता है हमको डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटरी नेचर की। यहाँ पे लोग मिलकर कंसेंसस के थ्रू लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है ना इनका गवर्न करने का, ये एक डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटरी है, मतलब सब मिलके सब अपना कंसेंसस दिखा रहे हैं इसके अंदर। तो इसलिए हम इसको डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, किसको, मोनास्टिक गवर्नेंस को, जहां पे मॉन्क्स वगैरह क्या करते थे, रूल किया करते थे। ठीक है। आगे देखते हैं। तो रिपब्लिक्स इन बुद्धिस्ट टाइम, बुद्धिस्ट के टाइम में जो रिपब्लिक्स थी उनकी बात करते हैं। तो बुद्धा के टाइम में जो रिपब्लिक्स थी ये भी एग्जिस्ट करती थी और मोनार्की भी एग्जिस्ट करती थी। मतलब बुद्धा के टाइम पे ऐसा नहीं था कि राजा का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, रिपब्लिक्स ही थे, नहीं भाई। उस टाइम पे रिपब्लिक्स भी थी जहां पे मतलब वोटिंग के थ्रू कोई डिसीजन लिया जा रहा है, सबके कंसेंसस को देखा जा रहा है, सबका डिसीजन के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, ये रिपब्लिक्स भी थी। और उसके साथ साथ राजा और रजवाड़े भी क्या करते थे, एग्जिस्ट किया करते थे। रिपब्लिक्स जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाया करती थी, कौन, असेंबली बनाया करती थी।
रिपब्लिक्स के अंदर क्या होता था, एक असेंबली होती थी, इस असेंबली के अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाया करते थे डिस्कशन के थ्रू। मतलब इसके अंदर बड़े बड़े क्या होते थे, बड़े बड़े सीनियर्स होते थे, और वो क्या करते थे, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाते थे, सारे लोग डिस्कस करते थे। जैसे हमारे पार्लियामेंट के अंदर हमारे एमपी जाके क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं ना, तो इसलिए तो हम इंडिया को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, है ना। तो उस टाइम पे भी हमको रिपब्लिक्स दिखते थे। जो ये रिपब्लिक्स होते हैं, जैसे लिचवीज और मल्लास, जो क्या करते थे, कन्फेडरेशन फॉर्म किया करते थे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अगर कल को कोई पावरफुल राजा आके उनके ऊपर लड़े तो उसके लिए वो कन्फेडरेशन बनाया करते थे। नोटेबल रिपब्लिक्स के बारे में मेंशन आप देख सकते हो। लेजिस्लेचर और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर इनकी बात करें, तो रिपब्लिकन जो फॉर्म ऑफ असेंबली थी, यहाँ पे गवर्नेंस हैंडल किया करती थी पब्लिक असेंबली। मतलब जो असेंबली है वही पूरे गवर्नेंस के सिस्टम को संभालती थी। सीनियर मेंबर प्रिसाइड करते थे असेंबली को, ना कि कोई राजा हुआ करता था। मतलब इन रिपब्लिक्स के अंदर जो ये असेंबली होती थी, जहां पे डिसीजन लिया जा रहा है, जैसे इंडिया के अंदर एक पार्लियामेंट है, ऐसे ही इनके यहाँ पे असेंबली हुआ करती थी। जैसे आज के हमारे यहाँ पे उस असेंबली में हमारा लोकसभा के अंदर कौन होता है, लोकसभा के अंदर कौन प्रिसाइड करते हैं, बताओ जल्दी से, जल्दी बताने का कमेंट में बताना है मुझे, लोकसभा के अंदर कौन प्रिसाइड मेंबर होता है, स्पीकर होता है ना। तो स्पीकर, ऐसे ही इनके यहाँ पे सीनियर मेंबर प्रिसाइड करते थे उस असेंबली को, और कोई राजा वगैरह नहीं हुआ करता था। वोटिंग सिस्टम के अंदर डिसीजन लिया जाता था, वोटिंग सिस्टम के थ्रू, मतलब वोटिंग वगैरह किया जाती थी पर कलर टिकट्स के थ्रू, पिन यूज किया जाता था, जहां पे कोई डिसीजन लिया जाता था। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम भी इनका काफी स्ट्रक्चर था, लीगल सिस्टम था, कोर्ट और काउंसिल के थ्रू डिस्प्यूट्स हैंडल किया जाते थे और इंश्योर किया जाता था जस्टिस। ठीक है, देन इसके बाद एथिक्स इन पॉलिटिक्स, मॉरल गवर्नेंस की बात करते हैं, कौन, जैनिज्म और बुद्धिस्ट दोनों इंपॉर्टेंस देते हैं एथिक्स का। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, स्टेट को प्रमोट करना चाहिए वेलफेयर, हैप्पीनेस, और अल्टीमेट हैप्पीनेस तो भाई आपको स्पिरिचुअल लिबरेशन से ही मिलेगी। ठीक है, क्रुएल्टी ऑफ ओपिनियन, जो सांभर से वो अलाउ करते थे कि आप ओपनली डिस्कशन करो। कभी कभी आपस में डिसेंट भी होता था, मतलब बनती भी नहीं थी एक दूसरे की, कोई कुछ बोलता था कोई कुछ बोलता था, जिसकी वजह से हमको डिफरेंट सेक्स भी फॉर्म होते हुए दिखते हैं। देखा था ना आपने, जैनिज्म में काफी उसमें बदल, डिफरेंट सेक्शन में बदल गया था, और बुद्धिज्म भी हमको दिखा था। ठीक है, त्रिवेदा और लिटिल ट्रेडिशन, ओल्ड ट्रेडिशन हमने बात किया था, तो वही ओके ओके, जो उनके बीच में कंसेंस नहीं बन पाया, वो डिसएग्रीमेंट्स को सोल्व नहीं कर पाए इस वजह से। ठीक है, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म भी इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, पॉलिटिकल थॉट को। ये फोकस करते हैं एथिकल गवर्नेंस की, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस की, वेलफेयर के लोगों की, ना कि पावर और डिवाइन रूल के ऊपर। ठीक है, एक बार मैं तुमको समरी टाइप में बता देती हूँ। देखो भाई, जैनिज्म अगर बुद्धिज्म की हम बात करते हैं पॉलिटिकल आइडिया की, तो जैनिज्म का कह रहा है कि देखो भाई, अगर आपका राजा होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, मोरल होना चाहिए, उसको लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की हेल्प के लिए, लोगों की चैरिटी के लिए काम करना चाहिए, ना कि पावर के लिए। ठीक है, माना कि जो जर्नलिज्म है वो इतना ध्यान नहीं देते पॉलिटिक्स के ऊपर, वो बोलते हैं कि देखो भाई, पॉलिटिक्स क्या होती है, लोगों के सफरिंग का एक कारण होती है, तो इसलिए जितना तुम दूर हो सकते हो पॉलिटिक्स से उतना रहना चाहिए। कुछ थिंकर्स है जो बात करते हैं किसका, पॉलिटिक्स का, बोलते हैं कि हाँ भाई, पॉलिटिक्स नेसेसरी है, लेकिन वो आपका अल्टीमेट पाथ नहीं है किसका, ट्रू हैप्पीनेस का। ठीक है, ओके। फिर हमने बुद्धिज्म के बारे में जाना कि जो बुद्धिज्म है उनका कहना है कि देखो भाई, जो राजा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे ना, लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे। इन्होंने बात किया रिपब्लिक का। रिपब्लिक मतलब इनके टाइम पे रिपब्लिक क्या हुआ हुआ करते थे, रिपब्लिक हुआ करते थे जहां पे एक तरीके से वोटिंग सिस्टम चलता है, जहां पे लोग आके अपना डिसीजन लेते हैं। ठीक है, मिलकर लोग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिपब्लिक्स हुआ करते थे, वोटिंग सिस्टम के थ्रू डिसीजन लिया जाता था, और डिस्कशन के थ्रू, और डिसेंट भी हुआ करते, लेकिन फिर भी लोग पार्टिसिपेटरी नेचर था, डेमोक्रेटिक्स था, मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म में हमको ये दिखता है। ठीक है, तो इस चीज को ये कहीं ना कहीं फेवर करते हैं, ये एथिक्स की बात करते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए बात करते हैं, ना कि पावर के लिए बात करते हैं। इनका जो वो था, लॉ सिस्टम था, वो भी मतलब एक तरीके से जुडिशियल सिस्टम था, वो भी काफी क्या था, ओपन था, या फिर एक तरीके से काफी फेयर और लीगल सिस्टम था, जहां पे कोर्ट्स और काउंसिल क्या करती थी, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करती थी। तो ये इनका आइडिया किसके ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर। तो थोड़ा थोड़ा मोटा सा अपना दिमाग में बना के रखो कि क्या इनका आइडिया है पॉलिटिक्स को लेकर। ठीक है,
आगे बात करते हैं लिमिटेशन। इस रोमानिक ट्रेडिशन में लिमिटेशन क्या है? देखो, पहला तो ये बहुत ज्यादा फोकस करते हैं एथिक्स और फिलॉसफी के ऊपर। जो रोमानिक ट्रेडिशन है, जैनिज्म और बुद्धिज्म, इनका पूरा का पूरा मतलब मेनली जो उनका फोकस है वो पर्सनल एथिक और स्पिरिचुअल आइडियाज के ऊपर है। तो इन्होंने काफी छोटा सा जगह छोड़ा है अपने मतलब अपनी जो ट्रेडिशन है उसके अंदर, किसके अंदर, पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिकल आइडियाज के लिए। कहीं इनके अंदर मतलब इतना ज्यादा पॉलिटिकल आइडिया से पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया है, क्योंकि उन्होंने हमेशा एथिक और स्पिरिचुअल आइडियाज की बात करी है। ठीक है, तो ये पर्सनल लिबरेशन की बात करते हैं, ना कि इसकी बात करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे की जानी चाहिए, गवर्नमेंट को कैसे रन किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे वर्क करे, सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, कैसे काम करे। इसके ऊपर इन्होंने बात ही नहीं करा है। इन्होंने ज्यादा मोक्ष की बात करी है ना, निर्वाणा की बात करी है। इन्फ्लुएंस बाय ब्राह्मणिक ट्रेडिशन, कहीं ना कहीं जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है, उन्होंने ट्राई करा कि वो ब्राह्मणिक मतलब वैदिक ट्रेडिशन से दूर रहे, अलग रहे, उससे डिफरेंट रहे। ओवर द टाइम वो फुली सेपरेट नहीं कर पाए अपने आप को। जैसे जैनिज्म अडॉप्ट करते हैं वैदिक प्रैक्टिस को, जैसे वर्शिप, रिचुअल्स, और जो ये आइडिया है कर्मा का, ये भी इन्होंने क्या करा है, वैदिक ट्रेडिशन से ही अडॉप्ट करा है। तो कहीं ना कहीं ये अलग था, लेकिन इसको सिमिलर बना देते हैं। जो जैनिज्म है वो अपोज करता है, बुद्धिज्म अपोज करता है किसको, जैनिस्ट जो है वो अपोज करता है ब्राह्मणिक ट्रेडिशन को, लेकिन उन्होंने क्या करा, वैदिक प्रैक्टिसेस को ही अडॉप्ट करा। वो अपोज कर रहा था, लेकिन ये चीजें भी उसको सिमिलर बनाती है ब्राह्मणिक ट्रेडिशन से। अडॉप्ट रिचुअल्स, जैनिस में इनिशियली रिजेक्ट करा वर्शिप ऑफ गॉड, कि आपको भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, वर्शिप नहीं करनी चाहिए। बट स्टार्टिंग में दिखा, लेकिन धीरे धीरे ने उन्होंने रिचुअल्स और मंत्र वगैरह क्या करे, अपने उसमें भी अडॉप्ट करे, इंकॉपरेट करे। ठीक है, जो कि हमको हिंदू ट्रेडिशन में भी दिखता है। तो इनके बीच में जो लाइन था ना, जो इनको अलग कर रहा था, इनका जो बिलीफ सिस्टम अलग अलग था, वो कहीं ना कहीं लाइन ब्लर हो जाती है। ये इसको लेस यूनिक और बहुत ज्यादा कंफ्यूज बना देता है, कि एक तरीके, एक तरफ से तो पहले तो ये क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, बाद में ही जाके क्या कर रहे हैं लोग, अडॉप्ट कर रहे हैं उन्हीं चीजों को। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ब्रिजिड बिलीव्स एंड डिक्लाइन। देखो भाई, जो इनका टीचिंग है बुद्धिस्ट का, स्पेशली हम बात करें, काफी ज्यादा रिजिड और काफी ज्यादा एक्सट्रीम है। जैनिज्म में चूंकि क्रिटिसिज्म को अडॉप्ट कर पाया, ठीक है, मतलब जैनिस को क्रिटिसिज्म आया तो उसने वो झेल लिया, लेकिन बुद्धिज्म में झेल नहीं पाया। इसी की वजह से बुद्धिस्ट का इंडिया के अंदर डिक्लाइन हो गया, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया ओवर द टाइम। जो जो चेंज आ रहे थे सोसाइटी में, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाया। और जो बड़े बड़े मतलब जो दूसरे ट्रेडिशन राइज हो रहे थे, जैसे हिंदुज्म, हिंदुइज्म दोबारा से राइज होने लगा था, उसको वो कॉम्पिटिट ही नहीं कर पाया, उसका कॉम्पिटिशन है वो रुका ही नहीं, तो इसलिए वो इंडिया से क्या होने लगा, ब्लर होने लगा। कोलैप्स ऑफ अर्ली रिपब्लिक्स, जो बुद्धिस्ट और जैन के जो रिपब्लिक्स थे, वो कहीं ना कहीं टूटने लगे। क्यों? एक्सटर्नल अटैक से, राजा ने उनके ऊपर अटैक कर डाला, अंदर ही उनका इंटरनल एग्रीमेंट नहीं हुआ, डिसएग्रीमेंट होते रहे। विदाउट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, इनके अंदर कोई लीगल या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं था, इसकी वजह से जो रिपब्लिक्स थे सर्वाइव नहीं कर पाए ज्यादा टाइम तक। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है, कि इन्होंने कहीं ना कहीं बुद्धिज्म ब्राह्मणिक ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज तो करा, लेकिन ओवर द टाइम इन्होंने बाद में ही उनके ही कुछ प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया। जिसको ये पहले अपोज कर रहे थे, उनके ही कुछ प्रैक्टिसेस को अगर ये अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो डिफरेंस था वो उसको कम कराता है। पहले ये यूनिक थे, लेकिन बाद में तो इनकी जो यूनिकनेस थी वो तो दिखी ही नहीं हमको, वो तो ब्लर हो गया लाइन। तो ये इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म या लिमिटेशन हम देख सकते हैं। अब इसका रिएक्शन देखते हैं, सामानिक ट्रेडिशन क्या टूवर्ड्स क्या रिएक्शन है। कहीं ना कहीं तो क्या सच में वैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म सपोर्ट नहीं करते कास्ट सिस्टम को, बोलते हैं हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। और यही चीज इन दोनों को पॉपुलर बनाती है, इंडिया के अंदर ही नहीं, दूसरी कंट्री के अंदर। तो बुद्धिज्म को ये चीज हेल्प करती है ग्लोबल रिलीजन बनाने में, पूरे विश्व में फैलाने में। इक्वालिटी फॉर ऑल, जो ये ट्रेडिशन है प्रमोट करता है इक्वालिटी को, समानता को, जो अट्रैक्ट करता है बहुत सारे लोगों को, स्पेशली लोअर कास्ट को। जब उनको अपने ट्रेडिशन के अंदर, अपने खुद के रिलीजन के अंदर, जब उनको लगा कि यहाँ पे हमको इक्वलिटी नहीं मिल रहा है, हमारे साथ जो बर्ताव हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, हमको लोग इक्वल नहीं मान रहे, तो उन्होंने सोचा जिस ट्रेडिशन के अंदर इक्वलिटी है, हमको इक्वल माना जाएगा, उस ट्रेडिशन को हम क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। तो लोगों ने इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, ये लोगों को अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसने फोर्स करा हिंदुइज्म को कि वो अपने प्रैक्टिसेस को चेंज करे और क्रिएट करे न्यू रिचुअल्स, जिससे वो इन्फ्लुएंस
रहे। हिंदू रिवाइवल एंड शंकराचार्य। शंकराचार्य ने काफी काम करा हिंदुइज्म को दोबारा से लेकर आने में और यूनिफाई करने में डिफरेंट रिलीजियस आइडियाज को। इनका जो एफर्ट था, उसी की वजह से बुद्धिज्म डिसअपियर हो गया। कहाँ से? इंडिया के अंदर। हमको कमी लगी अपने, मतलब जो ये ब्राह्मणिक ट्रेडिशन था पहले के अंदर, उसमें कुछ कमी लगी कि मतलब कुछ ना कुछ ज्यादा ही इनइक्वालिटी हो रहा है। हमने थोड़ा सा, मतलब हमने क्या, ब्राह्मण्स ने क्या करा, मतलब शंकराचार्य ने उसको थोड़ा ओपन करने की कोशिश करी। जो जो कमी उस टाइम पे क्रिटिसिज्म आ रहा था उस पे, उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करी। और यही चीजें क्या कर गई, कॉम्पिटिट नहीं कर पाया बुद्धिज्म, और फिर वो डिसअपियर हो गया। मौर्यन एम्पायर का फॉल हो गया, जिसकी वजह से जो फेडरल स्टेट था वो मतलब जो ये बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहा था मौर्यन एम्पायर, वो खत्म। तो इनका खुद का भी बुद्धिज्म भी नहीं चल पाया, वो भी वीक हो गया। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म चैलेंज करते, कास्ट सिस्टम को प्रमोट करते, इक्वालिटी को। हिंदुइज्म अडॉप्ट कर पाया जो भी चेंज आ रहा था सोसाइटी के अंदर। और कहीं ना कहीं उन्होंने दोबारा से सोसाइटी के अंदर अपना कंट्रोल ले लिया, जिसकी वजह से बुद्धिज्म इंडिया के अंदर क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। और जिस तरीके से हमारा मॉडर्न एम्पायर का क्या हुआ, फॉल हुआ, तो उससे हमारा बुद्धिज्म के ऊपर भी इन्फ्लुएंस पड़ा, और वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर गायब सा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन आपको क्या याद रखना है, पहले तो शमानिक ट्रेडिशन होता क्या है, थोड़ा सा आप आइडिया रखो बुद्धिज्म के बारे में और जैनिस्ट के बारे में। इनका आइडियोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि एट फोल्ड पाथ कौन कौन से होते हैं, जैनिस्ट का थोड़ा आइडियोलॉजी क्या है, ये चीजें आपको थोड़ा याद रखना है जो आप लिख सको। देन इसके बाद पॉलिटिकल थॉट आपको याद रखना है, और थोड़ा लिमिटेशन, जिससे आप एक 20 नंबर का कंटेंट अपने पास रखो कि अगर क्वेश्चन आता है सामान्य ट्रेडिशन से तो आप लिख सको। ठीक है, मतलब पूरे चैप्टर से आपको तैयार करना है 20 नंबर का आंसर, ये आपका काम है। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही क्या, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आप पूरी ये पीपीटी डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो बताने का है। बहुत इजी था, इतना नहीं था हार्ड। समझने की कोशिश करोगे तो अच्छे से समझ आएगा। आगे हम बात करेंगे बीपीएससी 111 का, जहाँ पे नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, कोई नया यूनिट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखने, ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।